एक तरफ कोरोना को हराने की जंग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बदलते रूप लोगों को परेशान कर रहे हैं। 1 मई को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 18 साल या उससे ऊपर उम्र वाले लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ गए हैं। पिछले 2-3 दिन केस कम आए, लेकिन पिछले 24 घंटे में केस एक बार फिर 24,000 के पार हो गए। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में आग लग गई, जिसके बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते वक्त 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी चौथी अहम खबर है ब्राजील से। ब्राजील ने स्पुतनिक वैक्सीन पर बैन लगा दिया है। ब्राजील ने कहा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है इस पर तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए वो इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये 4 वो खबरें हैं जिन पर हम आपको दिन भर अपडेट देंगे और इन खबरों को विस्तार से बताते भी रहेंगे। 18 साल के ज़्यादा उम्र वालों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद आप इस बीमारी से एक बड़े कारगर बचाव के हथियार का अपना साथ ले सकते हैं। कोरोना की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर असम से आ रही है। थोड़ी देर पहले असम को भूकंप का 5वां झटका लगा है। इससे पहले आधे घंटे के भीतर असम को भूकंप के 4 झटके लग चुके थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके की तीव्रता 6.4 थी। इसके बाद 4 से लेकर 4.1 की तीव्रता के 3 और झटके लगे हैं। भूकंप के झटके सुबह 7:51 से लेकर 8:13 के बीच लगे हैं। अभी तक इससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। देखिए झटका कितना तेज था, तस्वीरें आपके सामने हैं। जोर से पंखा भी हिल रहा है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक ये झटके महसूस किए गए। जानमाल की किसी नुकसान की अब तक खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र असम के तेजपुर के पास था। पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में झटके लगे हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मनोज्ञा लोईवाल है। मनोज्ञा, भूकंप के झटके काफ़ी तेज थे, 6.4 तीव्रता के थे रिक्टर स्केल पर, लेकिन अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? इस झटके के बाद हालात कैसे हैं? विकास, एक ऐसी सुबह है जो असम के लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि झटका सिर्फ एक नहीं कई बार लगा है और बार बार झटका लगने के बाद इसकी सबसे बड़ी तीव्रता 6.4 रिक्टर स्केल रही है। लेकिन जो क्षति है उसकी तस्वीरें भी आपको बता दें कि बड़े बड़े होटल, खासतौर से गुवाहाटी के कुछ एक होटल्स में कांच टूटे हैं, उनकी दीवारों में दरारें आ गई हैं। बातरदेवा, नौगांव इलाकों में घरों में दरारें आ गई हैं। लोग बाहर निकले हुए हैं। तेजपुर में सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ इसका एपी सेंटर था, इस पूरे भूकंप का केंद्र रहा है, तो आसपास के राज्यों पर भी इसका असर रहा है। बंगाल भी इससे छूटा नहीं रहा है। सुबह से देव अधिकारी, टीएमसी के सांसद और एक्टर या फिर खुद असम के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमें बताया है कि झटके इतने तेज थे कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह के झटके असम में महसूस कभी नहीं किए हैं। जी मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डिब्रूगढ़ की, गुवाहाटी की, नया गांव की, कूच बिहार की। किस तरह से लोग झटके महसूस करने के बाद घरों से बाहर निकल आए। घरों में किस तरह से लोग जो है उनको झटके जब महसूस हुए तो वो घबरा गए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। गुवाहाटी की तस्वीरें जहाँ लोग घर के बाहर निकल आए थे, ज़ोर ज़ोर से घर का सामान और पंखे हिलने लगे थे। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में ये झटके ज़्यादा तेज़ महसूस किए गए। डिब्रूगढ़ की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, नया गांव की तस्वीरें आपके सामने हैं और कूच बिहार की तस्वीर पश्चिम बंगाल से, वहाँ की भी तस्वीरें सामने हैं। लोग घरों के बाहर आ गए। झटके 6.4 तीव्रता के थे। मनोज्ञा, झटकों के बाद जाहिर तौर पर लोगों में एक दहशत का माहौल होगा, लेकिन क्या अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की बड़ी खबर आई है? मनोज्ञा से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से कोशिश करेंगे। मनोज्ञा, आपको आवाज़ मिल रही हो तो बताएं, क्या जानमाल के किसी नुकसान की खबर तो नहीं है? विकास, अभी तक किसी की जान की नुकसान की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो क्षति है वो प्रॉपर्टी की है, यानी कि घरों की, मकानों की, बिल्डिंगों की, क्योंकि जो दरारें आई हैं उनमें रहना कितना सुरक्षित है इसका फैसला करना होगा वहाँ पे रहने वाले लोगों को, या फिर सरकार को अब इसे पूरी तरह से ठीक करके फिर एक बार जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके चेक करके फिर से ठीक करना पड़ेगा। हमने अधिकारियों से बात की जो कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में इसको चेक किया जाएगा और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा मनोज्ञा सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर आपके लिए पहुंचाएंगी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार के एक आदेश को लेकर विवाद हो गया है। आदेश था जजों और उनके परिवार के लिए अशोका होटल में 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाए। इस आदेश के पीछे कहा गया था कि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा करने के लिए गुजारिश की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान इससे मना कर दिया। इसको लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, दिल्ली सरकार बताए कि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कब कहा गया। ऐसे हालात में हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं जब लोग सड़कों पर मर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। अब दिल्ली सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि एसडीएम की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसकी जानकारी सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को नहीं थी। अब सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यह आदेश पास कैसे हो गया। आज दिल्ली सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। संभव है कि दिल्ली सरकार कोर्ट को बताएगी कि होटल में कमरे बुक करने की जानकारी सरकार को नहीं थी। लेकिन इस बड़ी खबर को सबसे पहले कल एबीपी न्यूज़ ने उठाया था और आज भी इस खबर का हम अंत तक पीछा करेंगे कि आखिर क्या दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को खुश करने के लिए इस तरह से जजेस के लिए कमरे बुक किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली सरकार को होटल में कमरा बुक करने के लिए कब कहा गया, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा। लोग मर रहे हैं, ऐसे में हम ऐसा आदेश देंगे, ये सोच से भी परे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाते हुए कहा, दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से कोई भी आदेश पारित कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये भी कहा और ये कहा कि ऐसे आदेश के जरिए दिल्ली सरकार क्या बताना चाह रही है। क्या वो हमें खुश करना चाहती है? क्या सरकार बताना चाहती है कि हाईकोर्ट को खुश करने के लिए ऐसा किया गया? ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से फटकार लगाते हुए पूछे थे। दिल्ली के जिस अशोक होटल में जजों और उनके परिवार के लिए कोविड सेंटर बनाने का आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया, उस होटल से एबीपी न्यूज़ संवाददाता जैनेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट थी। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली इलाके का यही वो 5 सितारा होटल है, अशोक होटल, जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कोरोना स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर 100 कमरे बुक किए हैं। जो आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक इस होटल से सटे चाणक्यपुर इलाके के प्राइमस हॉस्पिटल के साथ इस होटल को अटैच किया गया है। जिस हिस्से से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी के मुताबिक इसके पीछे वाले हिस्से में वो 100 कमरे हैं जिसमें कि कोरोना स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। 5 सितारा होटल है, हर सुविधा है, आलीशान है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ पर कोरोना स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाएगा, यानी महीने के अंत से पहले कोरोना स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें आम आदमी की स्थिति ये है दिल्ली में कि उसे अस्पताल में एक बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए मारा फिरना पड़ रहा है। त्राहिमाम मची हुई है और ऐसे में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए की गई ये 5 सितारा व्यवस्था सवाल खड़े करती है। हालांकि इसको लेकर के जब हमने दिल्ली सरकार के सूत्रों से, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि ये जो व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरोध के बाद ही की गई है। और बल्कि हम आपको ये बता सकते हैं कि जो आदेश जारी किया गया है एसडीएम चाणक्यपुरी के द्वारा, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरोध के बाद ये आदेश जो है वो जारी किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है कि ये व्यवस्था दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बाद ही की गई है और हाईकोर्ट के अनुरोध का उल्लंघन जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं 5 सितारा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि आम आदमी के लिए अस्पताल में एक बिस्तर नहीं मिल रहा है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने 5 सितारा होटल बुक किए थे, लेकिन तब वो डॉक्टरों के लिए किए गए थे, नर्सों के लिए किए गए थे और तब इस बात की तारीफ हुई थी। लेकिन इस बार 5 सितारा व्यवस्था की गई है न्यायाधीशों के लिए और इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, जो 2 बयान हैं सूत्रों के हवाले से आए, पहला कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी कि जजों के लिए कमरे बुक करने का आदेश जारी हुआ है। दूसरा, जब कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर, निवेदन पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, दोनों बयान विरोधाभासी हैं। बिल्कुल विकास जी, देखिए ये आदेश रविवार का है, प्रकाश में कल आया, एबीपी न्यूज़ ने भी प्रमुखता से दिखाया और इसको लेकर के बयानबाजी तो हो रही थी, लेकिन
दिल्ली सरकार जो है वो उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता या तूल देने के मूड में नहीं थी। इसीलिए सूत्र ये बता रहे थे, ये बता करके बल्कि पल्ला झाड़ रहे थे कि इस आदेश में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये बताया जा रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरोध के बाद यह आदेश जारी किया गया है। लेकिन जब खुद हाई कोर्ट में ही सवाल उठ गया और न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे हालात में हम ऐसे आदेश कैसे दे सकते हैं, तब इसके बाद दिल्ली सरकार का ये आफ्टर थॉट था। इसके बाद सूत्रों ने यह दावा किया कि इसकी जानकारी ही नहीं थी, ना तो मुख्यमंत्री को ना उप मुख्यमंत्री को। सवाल ये है कि एक भी पैसा अगर खर्च होता है सरकार के खाते से, उसकी जानकारी वित्त मंत्री को कैसे नहीं हो सकती है। मनीष सिसोदिया के पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विरोधाभासी बयान है जैसा आपने कहा। लेकिन इन सबके बीच दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ विकास जी। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार को इस बात का जवाब देना है। जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं उस पर जवाब देना है दिल्ली सरकार को। तो हमें इंतजार करना होगा कि दिल्ली सरकार क्या आधिकारिक तौर पर जवाब देती है, क्योंकि अभी तक जो भी कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने इस आदेश को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन उन्होंने भी यह आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी। इन सब के बीच एबीपी न्यूज ने एसडीएम गीता ग्रोवर से संपर्क किया, जिन्होंने एसडीएम चाणक्यपुरी जिन्होंने यह आदेश जारी किया था रविवार को। तो उन्होंने हमसे कहा कि इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहती, जो भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। उनका इशारा दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई की तरफ था कि जब सुनवाई होगी उसमें दिल्ली सरकार का जो पक्ष होगा आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन इन सब पूरे विवाद से दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल सरकार की किरकिरी हुई है, क्योंकि ये खुद को आम आदमी की सरकार कहती है, लेकिन फैसले जो है वो साफ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वीआईपी लोगों का खास ख्याल रखते हुए वो नजर आई है, दिखाई दी है। वो पल्ला झाड़ रही है कि हमको पता नहीं था, लेकिन पता कैसे नहीं था और नहीं था तो आदेश कैसे जारी हुआ, ये सब कुछ दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा। जी विकास जनेंद्र, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि रविवार का आदेश था, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद क्यों रद्द किया, उससे पहले 2 दिन पहले रद्द क्यों नहीं किया। दूसरी बात, जब हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार की फटकार लगा रहा है, उस समय ही ये आदेश क्यों जारी किया। तो सवाल बहुत सारे हैं। आज जब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में अपना हलफनामा देगी तब स्थिति और ज़्यादा साफ होगी। कोरोना संकट को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाई और कहा कि अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे हैं तो हम केंद्र के हाथ में बागडोर दे सकते हैं। होटल विवाद पर एबीपी न्यूज़ से गीता ग्रोवर ने जो बात कही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। होटल विवाद पर एबीपी न्यूज़ से गीता ग्रोवर ने कहा है कि इस बारे में कोई बयान नहीं देना चाहती हैं, जो भी स्थिति होगी आपके सामने आ जाएगी। ये बात गीता ग्रोवर ने एबीपी न्यूज़ से कही है। आपको बता दें, एसडीएम गीता ग्रोवर के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किया गया है और यही बात दिल्ली सरकार सूत्रों के हवाले से कह रही है। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया है। जाहिर तौर पर अगर कोई सरकार मुंह छिपा रही है, सीधे आके कोई बात नहीं कह रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई गोलमाल है। गीता ग्रोवर से जब एबीपी न्यूज़ ने संपर्क साधने की कोशिश की तो उसके बाद एसडीएम ने ये कहा कि जो भी स्थिति होगी वो आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल उनको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई के पास ठाणे में मुंब्रा में आज तड़के एक अस्पताल में आग लग गई। इस आग में झुलसकर किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, लेकिन आग लगने के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने को दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं ठाणे के मुंब्रा की, जहां पर एक अस्पताल में आग लगी। आग लगने के बाद मरीजों को वहां से निकालकर दूसरे अस्पताल में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई, 12 लोग घायल भी हुए। हमारे साथ सूरज ओझा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सूरज, आग के कारणों की वजह पता चल पाई? विकास, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है थाने टीएमसी फायर ब्रिगेड के सूत्रों की माने तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। ये आग 3:30 बजे के आसपास लगी। उस वक्त उस पूरे अस्पताल में 20 के करीब पेशेंट्स थे, जिसमें से 6 लोग तो आईसीयू में थे, बाकी के लोग जनरल वार्ड में थे। आग लगने के बाद इन सारे पेशेंट्स को नज़दीक के बिलाल अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसी शिफ्टिंग के दौरान जो आईसीयू के पेशेंट्स थे उनको कुछ इलाज मिलने में थोड़ी लेटेंसी हो गई और जिसके चलते उनकी जान चली गई। 4 लोगों की डेथ हुई है फिलहाल। इस पूरे मामले में लोकल बॉडी जो है थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने इंटरनल इंक्वायरी इनिशिएट की है ताकि डिटेल्ड पता लगाया जा सके कि आग लगने की पीछे की वजह क्या है। साथ ही जो लोकल जो लीडर्स हैं या फिर कहें महाराष्ट्र में मंत्री हैं, उन्होंने मृतकों को जो हर्जाना देने की भी बात की है कि हम उन्हें हर्जाना देंगे।
लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती विकास। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में घटनाएं ये लगातार होते ही जा रही, मतलब इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पतालों के आईसीयू जैसे सेंसिटिव जगह पर आग लग जा रही है। ऐसे में ये साफ जाहिर हो रहा है कि मुंबई के कई ऐसे अस्पताल होंगे जिनकी इस तरह की व्यवस्था चरमराई हुई है और या फिर जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। विकास, हम लगातार देख रहे हैं सूरज की आग लग रही है हॉस्पिटल्स में, और ये कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें अल्कोहल होता है और उसकी वजह से आग लगती है। क्या प्रशासन अस्पतालों को इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है कि अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में हो रहा है तो कुछ देर के लिए अपने आईसीयू को या हॉस्पिटल्स के उन हॉल्स को थोड़ी देर के लिए खोला जाए, हवा को वहाँ ताज़ा किया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा वहाँ कम हो? देखिए विकास, इसको एक मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा और एक कारण देना कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, इतने लोगों की जान आपके हाथ में है, तो आप इस तरह के रीजंस नहीं दे सकते। और ये कोई पहली बार नहीं, कोविड से पहले भी अस्पतालों में सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल किए जाते थे। उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे आप सैनिटाइज़र की बात करें इसके पहले तो मतलब इंजेक्शन लगाने के पहले भी कई बार चीज़ें ऐसी जो इस चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें इनफ्लेमेबल होती हैं, जिनमें आग लगने की पूरी संभावना होती है। लेकिन जिम्मेदारी अस्पताल की ये नहीं है कि आप कारण दे दें और आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतनी जिम्मेदारी है, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, ब्लाइंडली आपके पास आ रहे हैं, ये सोचकर कि हमें एक नया जीवन मिलेगा और ऐसे में उनका जीवन वहां पर ही खतरे में है, तो ये फिर गलत बात है। ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए और अगर जिस भी अस्पताल के ऑडिट्स होने चाहिए और जिस भी अस्पताल में कोई कमी पाई जाए या फिर बिल्कुल ऑडिट्स होने चाहिए। इस बात की मांग पिछली बार जब पुणे और नासिक में और मुंबई में हॉस्पिटल्स में आग लगी थी तब भी उठाई गई थी विपक्ष की तरफ से कि सभी हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन हालात वही जस के तस हैं, जब भी घटना होती है उसके बाद ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।